जूलियर स्टूडेंट, कल तक के क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। फिर उसके बाद हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जहां पे हमने देखा था जब मेटल कोई रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, फिर मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है हमने देखा था। फिर उसके बाद मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होते थे तो क्या होता है, वे सब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवाइज करते रहेगा। फिर उसके बाद हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कल किया था, है ना। उसके बाद हमने किया था आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम आयोनिक बॉन्ड का थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। आयोनिक बॉन्ड में होते क्या थे, वे केमिकल बॉन्ड होते हैं, वे जब एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, या इलेक्ट्रॉन एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके दूसरा रिसीव करके उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वे होते हैं आयोनिक बॉन्ड। हमने देखा था एक एग्जांपल में, जैसे कि सोडियम, फिर उसके बाद हमने देखा क्लोरीन। उन दोनों को जब रिएक्ट करते थे तो यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हमने रिप्रेजेंट किया था, सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते थे। फिर उसके बाद क्लोरीन के पास यहां पे वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, और सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते थे क्लोरीन के ऊपर, और यहां पे हमें बन जाते थे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और हमने आयोन्स के बारे में भी पढ़ा, जहां पे पॉजिटिव आयोन्स और नेगेटिव आयोन्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग of electrons between two atoms is known as covalent bond। यहां पे वर्ड याद रखना है शेयरिंग। कल क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे ट्रांसफर हो रहे थे आयोनिक बॉन्ड में, है ना। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, शेयरिंग। अब शेयरिंग क्यों होते थे, क्योंकि उनको स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते थे। तो वो अचीव करने के लिए या तो वे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते थे, कोई रिसीव करते हैं, कोई शेयरिंग करते हैं। अब अगर शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग होने के बाद जो बॉन्ड हो रहा है उसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे लिखा गया है द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज नोन एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। अब when non-metal react with another non-metal, sharing of electron take place between their atoms and a covalent bond is formed। यानी कि एक नॉन मेटल जब दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने के बाद वहां पे जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कल के जब हम आयोनिक बॉन्ड कर रहे थे तब वहां पे हमने देखा एक मेटल जब दूसरे नॉन मेटल के साथ, एक मेटल यहां पे है, देख सकते हैं, ये एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है। जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते थे तब वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे। अब अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होंगे तब वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होंगे। हम एग्जांपल की मदद से देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को एग्जांपल के मदद से हम देखेंगे, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में हम लेंगे एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम देखेंगे। यहां पे क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितने हैं हमें पता है, 17, है ना। 17 मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उनको हमने डिवाइड किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, KLM शेल में। K शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को रखना है, L शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन को रखना है, और बचा कितना, 10, 17, यानी कि M शेल में 7, यानी कि वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहां पे एक क्लोरीन लेंगे और यहां पे दूसरा क्लोरीन लेंगे, उसके पास वैलेंस, बाहर के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 है ना। उसी तरह इस क्लोरीन के पास भी कितने होंगे? 7 ही इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेंगे, यहां पे नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, यानी कि स्टेबल बनने के लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेंगे, यानी कि ये दोनों आपस में ही शेयर करेंगे। जब इसको जरूरत पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर कर देते हैं, जब इसको जरूरत पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देते हैं। उस शेयरिंग को हम कहते हैं, यहां पे शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे हम लिखेंगे, देखिए Cl, ठीक है, इसके पास 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको हम डिफरेंट कलर से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं आप, क्लोरीन के पास अभी वैसे तो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको जब जरूरत पड़ता है तो ये ले लेता है इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, अब इसको जब जरूरत पड़ता है ये ले लेता है इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वे आपस में शेयर करता है ताकि वे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए, यानी कि वे स्टेबल बन पाए। इसलिए यहां पे हमें क्लोरीन के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड दिखते हैं, ठीक है। 2 क्लोरीन के बीच में यहां पे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में शेयर कर देते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, और यहां पे हम Cl2 भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये एग्जांपल रहा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। आप लोगों को समझ में आने के लिए हम सिंगल बॉन्ड का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। यहां पे हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, CH4 मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, मीथेन के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। यहां पे एक रहा कार्बन, यहां पे एक रहा हाइड्रोजन। अब हमें सबसे पहले तो कार्बन के बारे में जानना होगा। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने हैं? कार्बन के एटॉमिक नंबर याद कीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन करके कार्बन के एटॉमिक नंबर होते हैं 6, यानी कि उसको हम अगर Kl शेल में अगर डिवाइड करेंगे, K शेल में तो 2 ही होंगे, L शेल में हमारे पास 4 बचते हैं, है ना। यानी कि वैलेंस शेल में हमारे पास क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनको शेयर करेंगे आप, ठीक है। हाइड्रोजन के पास तो हमें पता है, हाइड्रोजन तो सबसे पहला एलिमेंट है, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। उसके ऊपर अगर हम हाइड्रोजन को लगाएंगे, हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम यहां पे 4 बनाने के लिए यहां पे हम 4 हाइड्रोजन एटम्स को ले लेते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स को ले लेते हैं ताकि एक इसके साथ शेयर करे, एक इसके साथ शेयर, एक इसके साथ शेयर, एक इसके साथ शेयर कर सके, ठीक है। यहां पे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, यहां पे C, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा एक H, ये रहा एक H, यानी कि ये कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन, हमने यहां पे 4 हाइड्रोजन लिए थे, तो इस 4 हाइड्रोजन को 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। जब इस कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ते हैं तो यहां से ले लेते हैं वे 8 इलेक्ट्रॉन्स को। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 होंगे तब वो स्टेबल बनेंगे, क्योंकि वे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम का जगह लेंगे, है ना। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ते हैं, तो जब इसको चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जब इसको चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जब इसको चाहिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, जब इस हाइड्रोजन को चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। यानी कि इनके बीच में भी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होते हैं ना, सिंगल पेयर मतलब जोड़ी, यानी कि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होते हैं, यानी कि यहां पे भी सिंगल बॉन्ड ही बनते हैं, H H H H करके सिंगल बॉन्ड ही बनते हैं। इसको CH4 मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मीथेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां पे भी ये भी एक एग्जांपल है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के। इसके बाद हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में
इसके एक एग्जांपल लेके जानेंगे, ठीक है। यहां पे हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसीलिए हमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, हम गिन लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि 8, है ना। 8 आ गया, है ना। अब उसको के शेल, एल शेल में हम डिवाइड कर लेते हैं। के शेल में तो हमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में बचा ही कितना, 6, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑक्सीजन को, यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन्स को, 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के। यहां पे एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसके भी वैलेंस शेल में ही 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब इन दोनों को जोड़ के जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उसको देखेंगे। अब यहां पे एक ऑक्सीजन है, यहां पे एक ऑक्सीजन है। इसको स्टेबल बनने के लिए, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन जरूरत होते हैं। यहां पे अब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्सीजन को, तो 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहां पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। अब यहां पे ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर देते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर देते हैं। तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है, O का यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है। इसको और लिख देते हैं और इसको हम O2 मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि यहां पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं, जिसकी वजह से यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड का यही एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल भी है, वो सब आप घर में कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। यहां पे भी एक एग्जांपल की मदद से हम जानेंगे। यहां पे हम लेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। अब उससे पहले हमें नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वो तो 7 है, यानी कि यहां पे हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर तो 7 है। तो इसके के शेल, एल शेल, के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, एल शेल में बचा ही कितना, तो 7 - 2, यहां पे 5 बचा। यानी कि नाइट्रोजन के पास बाहर वैलेंस शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, है ना। तो यहां पे हम लेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर एक और नाइट्रोजन लेंगे जिसके भी वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो यहां पे जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनते थे, है ना, वो तो हमने जाना था। यहां पे एक नाइट्रोजन, जब इसको जरूरत पड़ते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहां से ले लेते हैं वे, यानी कि 6, 2, 8। जब इसको जरूरत पड़ते हैं तो यहां से ले लेते हैं वे 6, 2, 8, यानी कि आपस में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड मिल जाते हैं, ये N2 मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं इसको, N2 मॉलिक्यूल्स। ये रहा एक एग्जांपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। यहां पे हमने जाना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। इसके बाद हम ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेटल्स कहां पे पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, है ना। अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ पे लेयर होते थे, कितने लेयर, 3 लेयर हम पढ़ते थे बेसिक। क्रस्ट, मेंटल, कोर करके। क्रस्ट जो ऊपरी लेयर होते हैं, वहां पे अगर हम 400-500 फीट गहरा गड्ढा खोदेंगे, वहां से हमें मिलते हैं मेटल्स के ओर्स, है ना। वहां से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, है ना। अर्थ क्रस्ट होता है मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अब सी वाटर भी थोड़ा सा सोर्स होते हैं मेटल्स का, जैसे कि वहां पे यानी समुद्र के पानी में मेटल्स ऐसा सोड पाए जाते हैं, डिसॉल्व होकर सोड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl, है ना। NaCl सोडियम क्लोराइड सोड के फॉर्म में सी वाटर में पाए जाते हैं। यहां से हम Na एक मेटल है, यहां से हम Na को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां से MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एक और सोल्ट, यहां से मैग्नीशियम को हम कर सकते हैं, एक्सेट्रा और आदि है, ठीक है। अब यहां पे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम आर लीस्ट रिएक्टिव,
याद कीजिए केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा था, वहां पे हमने देखा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम वगैरह के मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में लास्ट में आते थे, वे मेटल बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते थे, है ना, लीस्ट रिएक्टिव होते थे, यानी कि वे दूसरों के साथ, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते। इसी वजह से वे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि फ्री स्टेट का मतलब होता है वे प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, अपने आप। गोल्ड के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, सिल्वर के फॉर्म में, प्लेटिनियम के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, वे किसी और के साथ कंबाइंड होके कंपाउंड फॉर्म में नहीं, ठीक है, वे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। उसी तरह अब सोडियम और पोटेशियम की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, याद कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पे आते थे, टॉप पे आते थे, है ना। वे मेटल बहुत ही रिएक्टिव होते थे, है ना, वे पानी के साथ रिएक्ट होते थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते थे। अगर वे रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से वे किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके वे दूसरे फॉर्म में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, वे कंबाइंड स्टेट में, यानी कि मेटल दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में या एक कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। अब सोडियम, पोटेशियम वगैरह तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए कंबाइंड स्टेट में। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स और ओर के बारे में, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, यहां पे देखिए, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि वैसा नेचुरल सब्सटेंस जिसमें हम मेटल्स को पाए जाते हैं और मेटल्स के कंपाउंड को भी, है ना, मेटल्स के कंपाउंड होगा तब भी चलेगा, मेटल्स होगा तब भी चलेगा, यानी कि उसके अमाउंट में हम कोई कंसीडर नहीं करते हैं, अमाउंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, जितने भी होंगे अगर मेटल होंगे या मेटल के कंपाउंड होंगे उनको हम कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। अब और क्या होते हैं, दोस मिनरल, वैसा मिनरल जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, यानी कि उनको हम प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि मेटल्स बनाने के लिए हमें ज्यादातर मेटल एक्सट्रैक्ट करना होगा या नीड के हिसाब से एक्सट्रैक्ट करना होगा मेटल को, यानी कि वैसा मिनरल जहां से हम मेटल को कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ओर्स, ठीक है। यहां पे हम ओर का एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल्स कहां से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं उसके बारे में हम अभी एग्जांपल के मदद से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं मेटल, फिर उसके बाद उसका और, ठीक है, मेटल कहां से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, फिर उसका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, ये तीन जानेंगे। सबसे पहले मेटल हम लेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मेटल है। एल्यूमिनियम मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसका और होता है बॉक्साइट, ठीक है, यानी कि इस बॉक्साइट से हम एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं क्या, एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। इसका फॉर्मूला है Al, थोड़ा सा Al2O3 2 टाइम्स H2O, ठीक है, 2 टाइम्स H2O। यहां पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम मेटल को हम बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, बॉक्साइट एक और है एल्यूमिनियम मेटल का, और इसका फॉर्मूला है Al2O3 2 टाइम्स H2O, ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे कॉपर का, कॉपर कहां से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, क्यूबराइट Cu2O होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे आयरन का, ठीक है, आयरन का देखेंगे HAEMATITE, हेमाटाइट होते हैं, इसका और हेमाटाइट होते हैं, आयरन का और हेमाटाइट होते हैं, और ये होता है Fe2O3, ठीक है। इसी तरह हम और एक लेंगे एग्जांपल, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहां से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, सिनाबार से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, इसका फॉर्मूला है HgS, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं मेटल्स के बहुत सारे ओर्स होते हैं, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं हर एक मेटल्स को, उनका हम फॉर्मूला भी देख सकते हैं। यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, कहीं में यहां पे ऑक्साइड है, कहीं पे यहां पे सल्फाइड होते हैं, है ना, कहीं पे ऑक्साइड कहीं पे सल्फाइड। उसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे जिंक का, ठीक है, जिंक का, जिंक हमें मिलते हैं कैलामाइन से या जिंक ब्लेंड से,
ठीक है। कैलामाइन से मिलते हैं या तो जिंक ब्लेंड से। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है Zn से, इसका होता है ZnCO3। यानी कि मेटल्स, जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हमने पढ़ा था रिएक्टिव मेटल्स, एल्यूमिनियम वगैरह, मर्क्यूरी वगैरह, यहां पे रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कई लीस्ट रिएक्टिव, कई बहुत रिएक्टिव होते हैं। वे सब ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो वे सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं ना। उनको यहां से हम एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था मेटल्स के ओर्स के बारे में, है ना। अब ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। यहां पे इसको कहते हैं मेटलर्जी। The process in which metal is extracted from its ore in pure form is called metallurgy। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे ओर के, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं मेटल्स को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी के कई स्टेप होते हैं, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं स्टेप 1 में यहां पे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। स्टेप 2 में आप देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स, एंड स्टेप 3 में आप देख सकते हैं रिफाइनिंग यानी कि प्यूरिफिकेशन। यानी कि इन बेसिक 3 स्टेप को फॉलो करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। एनरिचमेंट ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स एंड रिफाइनिंग यानी कि प्यूरिफिकेशन को, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स में क्या होते हैं, जब हम कोई मेटल ओर को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं अर्थ क्रस्ट से, यानी कि 400-500 मीटर या फीट को डिग करके हम वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, उनके साथ बहुत सारे इंप्योरिटीज अटैच होते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं द अनवांटेड इंप्योरिटीज लाइक सैंड हो सकते हैं, है ना, रॉक हो सकते हैं, लाइमस्टोन हो सकते हैं, माइका हो सकते हैं, एक्सेट्रा, और बहुत सारे हो सकते हैं। वो सब इंप्योरिटीज होते हैं और के साथ इकट्ठे अटैच होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट इन ओर, उनको क्या कहते हैं, जो इंप्योरिटीज अटैच होते हैं उनके साथ, यानी कि ओर के साथ अटैच होकर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गैंग। अब उस गैंग को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। बाय रिमूविंग गैंग वी गेट कंसंट्रेटेड ओर। उस गैंग को अगर रिमूव करेंगे तो वहां पे हमें मिल जाएंगे कंसंट्रेटेड ओर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। सबसे स्टेप 1 होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर, जहां पे हम इंप्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। यहां पे हमें एक कंसंट्रेटेड ओर मिला था, है ना, जब गैंग को रिमूव किया तो कंसंट्रेटेड ओर मिला था, उसको अगर हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे। अब कंसंट्रेटेड ओर का मतलब होता है, यानी कि जो हम पहले ओर को निकालते हैं उसमें तो बहुत सारी इंप्योरिटीज यानी कि 20% में मेटल्स होते हैं। अब कंसंट्रेटेड ओर में बहुत सारे मात्रा में मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारा होता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, है ना, मेटल में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले फिर से हमें रिवाइज करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है। वहां पे हमने देखा था टॉप मोस्ट पे हमें ये सारे मेटल्स आते थे, है ना, पोटेशियम, सोडियम वगैरह, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह आते थे। वो बहुत ही रिएक्टिव होते थे, हाईली रिएक्टिव मेटल, है ना। यहाँ पे जिंक, आयरन वगैरह, लेड वगैरह वो सब होते थे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। कॉपर, मर्क्यूरी वगैरह लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और AgAu यानी कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह, प्लेटिनियम वगैरह अनरिएक्टिव होते थे। जब मेटल्स अनरिएक्टिव होते हैं वे, उन्हें तो हम फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, है ना, उनको तो 1-2 स्टेप में ऐसे ही हम एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको हम एनरिचमेंट करके हम उसको अलग से प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लेस रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल किसी के साथ तो अटैच होंगे, सल्फाइड के साथ या किसी और के साथ, ऑक्साइड के साथ या किसी के साथ कंबाइन होके कंपाउंड स्टेट में होंगे। ये भी किसी के साथ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होके कंपाउंड फॉर्म में होंगे, ये भी कंपाउंड फॉर्म में होंगे। इन सभी का अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होते हैं, मेटलर्जी यानी कि एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस होते हैं, वे अलग अलग होते हैं। इसके अलग अलग स्टेप होते हैं। और उसके बाद जब ये यहां से कंसंट्रेटेड ओर से मेटल निकल के आते हैं तो फिर उसको हम रिफाइनिंग में बेचते हैं, प्यूरिफिकेशन करने के लिए बेचते हैं। फिर उसके बाद हमें एक प्योर मेटल मिलते हैं, जैसे कि यहां पे ये सारे मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। तो इन सब के बारे में कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम कल के नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है जुले।